डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक वोल्ट एम्पियर रिलेशन फॉर बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए वोल्ट एम्पियर रिलेशन किस तरह से होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान से सुनेंगे और कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट कर समाधान कर सकेंगे। सबसे पहले मैं चिन्ह मान्यता या साइन कन्वेंशंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ मैंने जो आपको फिगर दिखाया है वो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो उसमें बताया है। इसके अंदर मैंने करंट के बारे में इसमें बताया है, इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो एक 3 टर्मिनल युक्ति है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल निवेशी तथा निर्गम परिपथों में उभयनिष्ठ होता है। इसे द्विपोर्ट युक्ति भी कहते हैं। तो यहाँ ये जो उभयनिष्ठ जो टर्मिनल होता है वो निवेशी और निर्गम दोनों में ही प्रयुक्त किया जाता है। मानक परिपाटी के अनुसार ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने वाली धाराओं को धनात्मक तथा ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अतः पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा धनात्मक परंतु आधार व संग्राहक धाराएं ऋणात्मक होती हैं, तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा ऋणात्मक तथा आधार व संग्राहक धारा धनात्मक होती है। उत्सर्जक तथा संग्राहक का विभव उभयनिष्ठ टर्मिनल के सापेक्ष लिखा जाता है। वोल्टता वीईबी या वीईई व वीसीबी या इसी को लिख देते हैं वीबीबी क्रमशः उत्सर्जक व संग्राहक की आधार के सापेक्ष वोल्टता को ये प्रदर्शित करते हैं। सक्रिय क्षेत्र में काम करने वाले पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए वीईबी धनात्मक, वीसीबी ऋणात्मक, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए वीईबी ऋणात्मक व वीसीबी धनात्मक होती है, क्योंकि बैटरी वीईई उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष उच्च विभव पर, जबकि वीसीसी संग्राहक को आधार के सापेक्ष निम्न विभव पर रखती है। यहाँ ये जो धारा और जो वोल्टता का जो चिन्ह मान्यता है उसको मैंने इसके अंदर सारणीबद्ध किया है, और यह सारणी के अंदर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इनका जो मान कैसे धनात्मक और ऋणात्मक रहता है वो इसके अंदर मैंने प्रदर्शित कर दिया है। यहाँ अब ये जो, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल ई आधार बी, उत्सर्जक ई आधार बी तथा संग्राहक सी, तथा 2 संधियाँ उत्सर्जक आधार संधि व संग्राहक आधार संधि होती हैं। इनमें से प्रत्येक संधि को बायसन व्यवस्था के लिए 2 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए 4 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है, 2 निवेशी तथा 2 निर्गम टर्मिनल। अतः इनमें से एक टर्मिनल को निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के मध्य उभयनिष्ठ लिया जाता है। उभयनिष्ठ टर्मिनल के आधार पर ट्रांजिस्टरों को 3 मूलभूत विन्यासों से संयोजित किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से 3 हैं? उनके अंदर एक होता है उभयनिष्ठ आधार विन्यास, या जिसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कह दिया जाता है। दूसरा होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, जिसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और जो तीसरा होता है वो उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, जिसको कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इन तीनों का हम बारी बारी से स्टडी करेंगे।
तो आज हम उनमें से जो पहला उभयनिष्ठ आधार विन्यास कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम यहाँ आज वो अध्ययन करेंगे उसका। तो मैंने इस फिगर के अंदर जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास है उसको मैंने यहाँ इसके अंदर दिखाया है। यहाँ ये दो, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए इसके अंदर ये दिखाया गया है। निवेशी संकेत उत्सर्जक व आधार टर्मिनल के मध्य तथा निर्गत संकेत संग्राहक व आधार टर्मिनल के मध्य लिया जाता है। ये इसके अंदर बता दिया है। तो यहाँ ये जो है ये इधर निवेशी संकेत हो गया और ये निर्गत संकेत हो गया। इधर ये निवेशी संकेत हो गया और इधर क्या हो गया, ये निर्गत संकेत हो गया। यहाँ इसके अंदर जो पहले वाला जो फिगर है इसके अंदर ये एनपीएन ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर क्या है, पीएनपी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कैसे इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा जैसा पहले बताया था आई धनात्मक, जबकि संग्राहक व आधार धारा ऋणात्मक है। उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस होने के कारण जो VEB जिसको VEE के द्वारा दिया जाता है धनात्मक, व संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित होने के कारण जिसको VCC के द्वारा दिया जाता है VCB ऋणात्मक होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ जो नीचे वाले जो फिगर है ये इसके अंदर दिखा रखा है, सभी धाराओं की दिशा व वोल्टताएं पीएनपी ट्रांजिस्टर के विपरीत होती है। जैसा इसके अंदर दे रखा है ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के अंदर जो धाराओं की दिशा होती है वो एनपीएन और पीएनपी के अंदर विपरीत होती है। अब ये जो ट्रांजिस्टर का जो विद्युतीय व्यवहार की जो व्याख्या है ये वोल्टता और धाराओं के मध्य सह संबंध की सहायता से दी जाती है। इन संबंधों को सुविधा के लिए ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इन आरेखों को ट्रांजिस्टर की अभिलाक्षणिक आरेख कहा जाता है, अर्थात ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के नाम से इनको जानते हैं। ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी तथा निर्गम जो अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अब यहाँ इनको कैसे क्या वो किस प्रकार के जो अभिलाक्षणिक वक्र ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र इनके हुआ करते हैं। तो पहला अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है उसको निवेशी अभिलाक्षणिक या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के नाम से इनको जानते हैं। दूसरा होता है उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के नाम से जानते हैं। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंदर निर्गत वोल्टता संग्राहक आधार वोल्टता VCB को नियत रखते हैं, अर्थात जो VCC बैटरी है उस VCC बैटरी से और VCB को क्या कर देते हैं, नियत कर दिया जाता है। निवेशी वोल्टता उत्सर्जक आधार वोल्टता VEB व निवेशी धारा IE के मध्य खींचे गए वक्र निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वक्र कहलाते हैं। और वो किस तरह के प्राप्त होते हैं, वो यहाँ जो ये फिगर है इस फिगर के अंदर जैसे ये मिल रहा है इस प्रकार के जो है, यहाँ एक्स एक्सिस पे VEB ले लिया जाता है, वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले लेते हैं IE जो करंट होती है, इनपुट करंट होती है, उसका मान मिलता है। तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ ये इस तरह के जो कर्व हैं वो इससे मिलते हैं। अब VCB के नियत मान के लिए जो वक्र होता है अग्रबायसित डायोड के अभिलाक्षण वक्र के तुल्य प्राप्त होता है। ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार क्षेत्र PN संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस के समान व्यवहार करता है। निवेशी अभिलाक्षण से स्पष्ट है कि संग्राहक वोल्टता का परिमाण बढ़ाने पर उत्सर्जक धारा भी बढ़ती है तथा वक्र दी गई VEB वोल्टता के लिए ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। यद्यपि यह प्रभाव बहुत कम होता है, अतः VCB का मान बढ़ाने पर उत्सर्जक आधार संधि एक बेहतर डायोड के समान व्यवहार करती है। निवेशी अभिलाक्षणिकों में
यह वोल्टता जिससे कम मान पर उत्सर्जक धारा का मान बहुत कम प्राप्त होता है। देहली वोल्टता जिसको वी गामा कहलाती है प्राप्त होती है। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए देहली वोल्टता 0.1 वोल्ट तथा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए इसका मान 0.5 वोल्ट होता है। देहली वोल्टता से अधिक वोल्टता पर नियत संग्राहक आधार वोल्टता VCB के लिए उत्सर्जक आधार वोल्टता VEB बढ़ाने पर उत्सर्जक धारा IE का मान तेजी से बढ़ जाता है, जैसा इसके अंदर दिखाया गया है, फिगर के अंदर दिखाया गया है। यहाँ मैंने राइट हैंड साइड के अंदर ये जो कर्व है, इस कर्व के लिए जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र का जो ढाल होता है उससे ट्रांजिस्टर का गतिक प्रतिरोध निकाला है, जिसका मान इस तरह से निकाल सकते हैं। आर गामा इक्वल टू, यहाँ इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, उत्सर्जक आधार वोल्टता में परिवर्तन अपॉन उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, जबकि VCB का मान नियत है। अर्थात बैटरी VCC से जब VCB का मान नियत रखते हैं तो किसी भी एक लाइन के लिए, किसी वक्र के लिए जो ढाल होता है जिसमें उत्सर्जक आधार वोल्टता में परिवर्तन और उत्सर्जक धारा में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो उसके निवेशी गतिक निवेशी प्रतिरोध के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसी को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर नीचे लिख दिया गया है। यहाँ RI इक्वल टू डेल VEB अपॉन डेल I। तो इस तरह से यहाँ ये जो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमें मिल जाता है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व या निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कैसे खींचा जाता है? जब उभयनिष्ठ आधार विन्यास में निवेशी धारा या उत्सर्जक धारा IE को नियत रखते हुए, अर्थात इनपुट जो करंट होता है उसको हम नियत रख देते हैं, और संग्राहक आधार वोल्टता अर्थात बैटरी VC से दी जाने वाली जो VCB है वह उससे प्राप्त होने वाली संग्राहक धारा IC के मध्य खींचे गए वक्र निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। और किस तरह के मिलते हैं? यहाँ इसके अंदर जो फिगर दिखाया गया है इसके अंदर जो मिले जो वक्र हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। इस चित्र के अंदर ये PNP ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिकों को दर्शाया है। निर्गम अभिलाक्षणिकों को 3 क्षेत्रों के अंदर बांट देते हैं। एक होता है एक्टिव रीजन, दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन और तीसरा होता है कट ऑफ रीजन हुआ करता है। 3 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये एक्टिव रीजन, यह क्षेत्र सामान्यतः जो रेखीय प्रवर्धक लीनियर एम्पलीफायर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो इसके अंदर जो वैल्यू है वो लगातार इसके अंदर बढ़ती जाती है। सैचुरेशन रीजन यहाँ ये वाला क्षेत्र है, इसमें लगातार इसके अंदर बढ़ती जाती है। सक्रिय क्षेत्र में उत्सर्जक आधार संधि अग्रवायसित जबकि संग्राहक आधार संधि पश्चवायसित हुआ करती है। यहाँ इस तरह से, और ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो अब यहाँ ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिलते हैं, अब इनके आधार पे और फिर हम क्या करते हैं, जो कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका निर्धारण करते हैं। ये उभयनिष्ठ आधार DC धारा लाभ क्या होता है, किस तरह से ये DC उभयनिष्ठ आधार स्थिति के अंदर करंट गेन होता है, तो उनको डिफाइन किया गया है कि उभयनिष्ठ आधार DC धारा लाभ संग्राहक धारा IC तथा उत्सर्जक धारा IE के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अल्फा या अल्फा DC या HFB से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ इस इक्वेशन ये जो 4.5 है इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अल्फा इक्वल टू IC अपॉन IE। क्योंकि संग्राहक धारा का मान सदैव उत्सर्जक धारा से कम होता है,
अतः डीसी धारा लाभ अल्फा का मान हमेशा 1 से कम प्राप्त होगा। सामान्यतः इसका मान कितना होता है? अल्फा इक्वल टू 0.98। प्रायोगिक रूप से अल्फा का मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। जो समीकरण जो इतना प्राप्त होता है। अब यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट था जो हमने पहले लिखा था पिछले लेक्चर के अंदर, जिसमें बताया था कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, तो इसका ये जो इक्वेशन 4.5 के अंदर ये वैल्यू रख देते हैं। परंतु समीकरण जो 4.5 से आई सी इक्वल टू एल्फा इंटू आई प्राप्त हो जाता है, और उससे हमें आधार धारा का मान निकाल देते हैं। तो आधार धारा का मान हमें क्या मिल गया? आई बी इक्वल टू 1 माइनस एल्फा इंटू आई ई के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये एल्फा इक्वल टू एल्फा डी सी इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, जिसको क्या बोल देते हैं? करंट गेन के नाम से इसको जानते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से उभयनिष्ठ आधार एसी धारा लाभ। एसी धारा लाभ क्या है? ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रवर्धक समय के सापेक्ष परिवर्तित संकेत अर्थात डीसी संकेतों का प्रवर्धन करता है। इस स्थिति में हम वोल्टताओं और धाराओं के डीसी मान के अध्ययन की अपेक्षा उनमें होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं। तो विशेष रूप से हम ये जानते हैं कि उत्सर्जक धारा में परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा किस प्रकार परिवर्तित होती है। यह सूचना एक प्राचल द्वारा प्राप्त होती है, जिसे एसी धारा लाभ कहा जाता है। यह एसी धारा लाभ संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा उत्सर्जक धारा में परिवर्तन के अनुपात के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहाँ मैंने इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है। जब संग्राहक आधार वोल्टता नियत हो, इसे अल्फा जीरो या अल्फा ए सी या एच एफ बी द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ जो एच एफ बी संकेत एच प्राचल या संकर हाइब्रिड प्राचल के विश्लेषण से प्राप्त होता है, और यहाँ इसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट है उसमें एफ फॉरवर्ड बायस और जो अक्षर बी है वह कॉमन बेस संयोजन को व्यक्त करता है। अर्थात अल्फा जीरो इक्वल टू अल्फा ए सी इक्वल टू डेल आई सी अपॉन डेल आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। इसको इक्वेशन 4.7 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इसे लघु संकेत उभयनिष्ठ आधार धारा लाभ भी कहा जाता है। स्मॉल सिग्नल कॉमन बेस गेन कहते हैं इसको। यहाँ जो एसी धारा लाभ या एच एफ बी को परिभाषा में हमने वी सी बी को नियत लिया है। निवेशी टर्मिनल पर एसी संकेत लगाने पर परिपथ में धारा का मान परिवर्तित होता है, अतः संग्राहक वोल्टता भी परिवर्तित होती है, जिससे वी सी बी को नियत रखने का एकमात्र तरीका तब भी जब एसी संकेत निवेशित हों, लोड प्रतिरोध आर सी का लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट है। इसलिए धारा लाभ एच एफ बी को लघु पतित धारा लाभ शॉर्ट सर्किट करंट गेन भी कहा जाता है। सामान्यतः अल्फा जीरो का मान अल्फा के बराबर तथा 1 से कम होता है। इसलिए प्रायोगिक रूप से डीसी धारा लाभ एसी धारा लाभ के तुल्य होता है। यहाँ जो लीकेज करंट, अब ये जो लीकेज करंट क्या होता है, तो यहाँ इसके अंदर ये इसमें सर्किट दिखाया गया है। इस परिपथ के अंदर जो ये परिपथ है, इस परिपथ के अंदर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में प्रदर्शित किया गया है। जब स्विच एस को बंद किया जाता है तो बैटरी वीईबी के द्वारा उत्सर्जक आधार संधि अग्रबाहित हो जाती है। वह उत्सर्जक क्षेत्र से होल आधार क्षेत्र में गमन करते हैं। इनमें से कुछ होल आधार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के साथ पुनः संयोजित होकर धारा आई बी उत्पन्न करते हैं।
तथा शेष होल संग्राहक आधार संधि पर पश्च बायस वोल्टता VCB से आकर्षित होकर संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। संग्राहक धारा IC प्रदान करते हैं। अतः उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB व संग्राहक धारा IC में विभाजित हो जाती है। जब स्विच S को खोला जाता है तो ट्रांजिस्टर को उत्सर्जक आधार संधि खुला परिपथ बनाती है तथा परिणाम स्वरूप उत्सर्जक धारा IE आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।